नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं उत्तराखंड के पलायन और पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर आपको टिप्स दूंगा। यह इस चैप्टर का भाग 2 है। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ज्ञात कराया था कि चीड़ के वनों से किस प्रकार रोजगार और यहाँ का पलायन प्रभावित हुआ था, यहाँ का पर्यावरण प्रभावित हुआ था। इस एपिसोड में मैं आपको दूसरे कारणों पर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करूंगा और साथ साथ यह ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार से हम इन चीज़ों से, इन कारणों से छुटकारा पा सकते हैं और समाज को संगठित करके विघटन से बचा सकते हैं। अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, उत्तराखंड का पर्यावरण पलायन से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार जुड़ा हुआ है वो मैंने जल, जंगल और ज़मीन के उदाहरण देकर आपको बताया। चीड़ के पेड़ के उदाहरणों को देकर बताया। चीड़ के जंगलों को किस प्रकार हम अंकुश लगा सकते हैं और परंपरागत वनों को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं, अनेक एपिसोडों में और इस पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हर वर्ष गर्मियों में उत्तराखंड के वनों में आग लगती है या लगाई जाती है। इस पर भी चर्चा का विषय है। यहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, वन विभाग है, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके किस प्रकार से तार वन माफियाओं इत्यादि से जुड़े होने के प्रमाण समय समय पर मिलते रहे हैं और जनता प्रत्यक्ष रूप से इनको आरोपित करते रही है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। आग लग रही है, आज भी लग रही है, पिछले कई वर्षों से लग रही है और आने वाले समय में भी लगती रहेगी जब तक कि इस पर अंकुश न लगाया जाए। अब यहाँ पर विषय है कि चीड़ के वन आग को बहुत अधिक प्रोत्साहित करते हैं और आग लगाने वाले को भी आसानी रहती है कि चीड़ के वन जल्दी आग पकड़ देते हैं। इतनी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, इतने पेड़ लगाए थे, ये सब कुछ हो गया। यह सब वन विभाग खाका सरकार के पास सौंप देता है और अपने बजट को एडजस्ट कर लेता है, चाहे वो बजट किसी भी प्रकार का हो या आप समझ सकते हो कितने प्रकार के भ्रष्टाचार, आचार आदि आदि यहाँ पर भारत में चलते रहते हैं। यह भी इसका एक भाग है। वनों की आग, वनों की आग पर बहुत कोशिशें की दिखाने के लिए कागज़ों में जनप्रतिनिधियों ने, लेकिन अगले साल देखते हैं कि कितनी यह सक्षम होती हैं विधियां कि आग को किस प्रकार से हमने काबू किया है और किस प्रकार से आग काबू हो सकती है। मित्रों, वनों से आच्छादित 80% उत्तराखंड के जंगल, मैं 80% इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अधिक पलायन हो चुका है और गांव भी कई जंगल बन चुके हैं। कई गांव में तो अब लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं वहाँ घरों में, खंडौरों में बाघ, भालू, चीते इत्यादि ना बैठे हों। इस प्रकार से पर्यावरण को असंतुलित करने के बाद चीड़ की आग हो या वनों की आग हो ने लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि वन्य जीवों को भी पलायन होने के लिए वनों की आग के दौरान मजबूर होना पड़ता है। नदियाँ, जल स्रोत खराब हो जाते हैं और यह क्रिया वर्षों से चलते हुई आ रही है, जबकि 18वीं शताब्दी में से ऐसी स्थिति नहीं थी। बहुत कम स्थिति थी कि आग लगती हो या आग लगाई जाती हो। इस बार
जंगलों में आग लगी, उससे पहले वर्ष जंगलों में अधिक आग लगी थी। और अगर आंकड़ा देखा जाए वन विभाग का जंगल की आगों का, तो आप हतप्रद रह जाएंगे। इस पर बहुत सारे निबंध लिखे जा चुके हैं, कई कागज़ तैयार होते हैं, बहुत सारी अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन जितना होता है ग्राउंड लेवल में बिल्कुल ना के बराबर होता है और स्थिति जहाँ की तहाँ रहती है। पलायन बढ़ता रहता है, पर्यावरण खराब होता रहता है। बताया जाता है कि सड़कों को बनने से पर्यावरण खराब हो रहा है, या नदियों की रेत को लेने से पर्यावरण खराब हो रहा है। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। नदियों से स्थानीय लोग अपने घरों को बनाने के लिए या अन्य सरकारी कामों के लिए रेत का प्रयोग होते रहा है, और यह कोई बुरा भी नहीं है। या अगर इसको एक सीमित तरीके से किया जाए, असीमित तरीके से क्रशर लगाओगे, पहाड़ों को तोड़ोगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ घटना होगी। इसके अलावा उत्तराखंड में बड़े बांध बनना एक अदूरदर्शिता का परिणाम है। अब दूरदर्शिता इसमें ही है कि उत्तराखंड में छोटे बांध बनाए जाएं और छोटे बांधों से बिजली पैदा की जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। जल संकट पहाड़ में दूर हो सकता है, और इसके कई और फायदे हैं कि कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार की चीन के या फिलीपींस के, जापान के, वियतनाम के पहाड़ सोना उगलते हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ भी सोना उगल सकते हैं। मित्रों, उत्तराखंड का पर्यावरण किस प्रकार से विकास के साथ जुड़ा हुआ है। सड़कों के बनने के बाद कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। यहाँ पर अगर लघु उद्योग लगाए जाएं तो इससे भी पहाड़ों पर लगाए जाएं तो इतना अधिक नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक है, हवाएं चलती रहती हैं, और साथ साथ टेम्परेचर का भी जो एक हिसाब किताब होता है नापा-तुला होता है। तो यहाँ पर लघु उद्योग हों या सड़कों के यातायात के साधन हों या छोटे मोटे विकास हों, कुछ विद्यालय बनने हों, हॉस्पिटल बनने हों, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कि आधुनिक युग की टेक्नोलॉजी को हमने प्रयोग करना पड़ेगा। हमें पत्थरों का तोड़ना बंद करना पड़ेगा, हमें ईंटों की मकानों पर अधिक आधारित नहीं रहना पड़ेगा, हमें ब्लॉक्स इत्यादि के मकानों को, जो कि राख और सीमेंट और केमिकल के द्वारा बनते हैं, अनेक दूसरे संसाधनों पर, जैसे कि शहरों में प्लास्टिक, पॉलीथीन से संबंधित, कूड़े से संबंधित, इनके द्वारा इनको रिसाइकिल करके मकान बनाने के लिए हमें संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे। जो कूड़ा ढेर बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, उस पर राजनीति होती है। दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में उस कूड़े से हम यहाँ पर जो बिल्डिंग के मटेरियल को बना सकते हैं, पर लेकिन इस पर काम कौन करेगा, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, इस पर अभी तक कोई भी सरकार, उत्तराखंड की हो या हिमाचल की हो, सिक्किम की हो या अरुणाचल प्रदेश की हो, बहुत धीमी गति से चल रही है। सिर्फ किताबों में, कल्पनाओं में यह बातें हैं, और इन पर जो है एक्शन बहुत कछुआ चाल से हो रहा है। मित्रों, आज ज़रूरत है भारत के जो बुद्धिजीवी या प्रतिभाएं हैं, इस पर शोध करें, इस पर विचार विमर्श करें, और जनप्रतिनिधियों को इसके लिए प्रेरित करें कि वो इस प्रकार की चीज़ों को जुटाएं। हमें लच्छेदार भाषण नहीं सुनने हैं। आज ज़रूरत है भारत के युवा को रोज़गार की, भारत की सीमाओं को सुरक्षा की, और भारत में हो रही घुसपैठ, जो कि यहाँ के पर्यावरण को भी, यहाँ के पलायन को भी प्रभावित कर रही है, भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, इस पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड के पर्यावरण को बचाने से यहाँ के पलायन पर अंकुश लगेगा। पलायन पर अंकुश लगने से भारत की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। मित्रों, यह टिप्स आपको मिलती रहेगी उत्तराखंड के पलायन पर। आप हमारे चैनल ई गर्सन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।